हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं क्लास 10th वालों। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब तो समय आपके सामने बहुत ही ज़्यादा कम है ना। तो इसीलिए आपके सामने लेकर आए हैं क्या, कम समय में ज़्यादा चीज़ कवर करने के लिए। आज हम आप लोग के लिए सामने लेकर आए हैं क्या, साइंस पूरा विज्ञान का मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी 20 क्वेश्चन में से ही आएगा, है ना। इससे पहले हम आप लोग के लिए हिंदी का और एसएसटी का दोनों का वीडियो बना चुके हैं, इसी चैनल पे डाला हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। उसमें भी केवल 20 क्वेश्चन है जो हिंदी का और एसएसटी का उसी में से आएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल जो आने वाला है केवल और केवल ऐसी 20 में से आने वाला है ना। जितना आपको चाहिए, जितना आपको नंबर चाहिए, जितना आपको बनाना है, केवल 20 सवाल में से आपको बन जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि 20 की 20 आएगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 20 में से उतना सवाल आ जाएगा जितना में से आपको बनाने के लिए रहता है। तो चलिए देखते हैं आज का साइंस का हमारा वो 20 सवाल क्या होने वाला है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बैंक में सबसे ज़्यादा यही सवाल मिलेगा आपको, केवल 20 क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल हम मेरे सामने आया क्या, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए इसके साथ साथ आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन। यहाँ से एक सवाल तो पक्का है, चाहे तो परावर्तन या तो अपवर्तन, एक सवाल पक्का है। आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। देखिए आंसर भी आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, स्क्रीनशॉट करके रखिए, एग्जाम में आपको काम आएगा। तो ये सवाल एकदम रट लेना है कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसका नियम क्या है, परावर्तन का नियम क्या है और अपवर्तन का नियम क्या है, दोनों याद होना चाहिए। यह है हमारा सबसे पहला सवाल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप भूल कर भी इसको नहीं छोड़िए, क्योंकि एग्जाम में यही सवाल आने वाला है। अगला देखिए, दूसरा सवाल हमारे सामने बोला जा रहा है क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आपको अंतर स्पष्ट करना है ना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। दोनों में डिफरेंस लिखना है, किसके किसके बीच में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। तो देखिए हम सवाल को इस तरीके से लिख चुके हैं, आप इसको बीच में टान के इधर इधर डिफरेंस करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक ही है, केवल वहाँ लिखने का हमारा तरीका अलग है। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा क्या, कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, बोला जा रहा है आपसे क्या, तीसरा सवाल, नेत्र की स्पंदन क्षमता क्या है। कहने का मतलब पावर, नेत्र की स्पंदन क्षमता क्या है। देखिए ये सवाल कितना बार आपको क्वेश्चन बैंक में पूछा जा चुका है, तो इसको तो आप भूल कर भी ना छोड़े क्या, कि नेत्र की स्पंदन क्षमता क्या है। बार बार आपको बोल रहे हैं क्या, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले, क्योंकि कितना अच्छा सवाल है। सवाल के साथ साथ आपको उत्तर भी दे दिया जा रहा है, आंसर भी दे दिया जा रहा है, तो और क्या चाहिए। इसे एक चीज़ और क्या है, अगर आपको मान ली किसी को लग रहा है स्क्रीनशॉट करने में बहुत ही माथामारी है, तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आइए, MRS शिवम लिखिए, वहाँ पे हमारा आएगा इंस्टा ID, उसको फॉलो कीजिए और उस पर मैसेज कीजिए, डायरेक्ट आपको वहाँ PDF दे दिया जाएगा। नहीं तो कोई चैनल ज्वाइन करना है, नहीं तो कोई टेलीग्राम ज्वाइन करना है, नहीं तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, कुछ नहीं ज्वाइन करना है, बस उस पर मैसेज कीजिए कि भैया हमको PDF चाहिए, आपको डायरेक्ट नंबर पे PDF शेयर कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, बस सबका PDF आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा, है ना, जो कि इतना कोई नहीं कर सकता है। तो आप फ्री में PDF ले सकते हैं। इंस्टाग्राम MRS शिवम पर मैसेज करके डायरेक्ट मैसेज कीजिए, वहाँ आपको PDF दे दिया जाएगा। देखिए नेत्र का समंजन क्षमता हम लोग समझ गए कि नेत्र का समंजन क्षमता अभी हमारा जो है एग्जाम में सवाल आने वाला है। अगला सवाल हमसे बोला जा रहा है क्या, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए अगर आप पढ़ने वाला स्टूडेंट हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि हाँ, आप जो पढ़ा रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि ये सवाल आएगा, वो ज़रूर आएगा, क्योंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी को सब चीज़ पता रहता है कि क्वेश्चन बैंक में कौन ज़्यादा पूछा जा चुका है। तो देखिए ऐसा कौन साल है जो एक साल बीच करके तारे क्यों टिमटिमाते हैं नहीं पूछा गया है। तो इसलिए ये सवाल आपके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। अगर एग्जाम में पास करना है तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं याद करना पड़ेगा। वो भी कुछ नहीं, बस सिंपल लैंग्वेज में लिख के लाए हैं आपके लिए आंसर, इसको आप याद कर लीजिए
आपका नैया पार हो जाएगा। आज का 5वां सवाल है आपके सामने, क्या खतरे का संकेत लाल रंग ही होता है? क्यों? जहाँ भी हम लोग देखते हैं खतरे का संकेत क्या रहता है? लाल रंग रहता है, लाल बत्ती रहेगा, लाल झंडा रहेगा, सब खतरे के निशान है। तो लाल रंग क्यों रहता है खतरा का निशान? उसका भी आंसर दे देगा, इसको भी आप क्या कीजिए, याद कीजिए। आगे देखिए, अगर बोला जाए कि ओम का नियम क्या है, ओम का नियम लिखिए। ये तो 5 नंबर में भी आता है, लेकिन उसमें सिद्ध करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे हमको सिद्ध नहीं करना है, केवल हमको बता देना है सिंपल सी बात कि ओम का नियम क्या है। तो बता दीजिए, देख लीजिए ओम का नियम क्या है। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न किया जाए, है ना, तो याद है, बस इसको लिख दीजिए, बस आपका 2 नंबर मिल जाएगा। यही तो है हमारा ओम का नियम। अगला देखिए, 7वां सवाल क्या है? विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत फ्यूज के बारे में अब आपको बताना है, विद्युत फ्यूज क्या है या कैसे कार्य करता है। बस इतना लिख दीजिए, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। विद्युत फ्यूज तो घर में सब लोग देखता है, सबके घर में विद्युत फ्यूज रहता है ना। तो विद्युत फ्यूज भी जो है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे भी नहीं छोड़े, इसे भी याद करते जाए। अगला सवाल 8वां सवाल है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है? भू संपर्क कहने का मतलब क्या? जो अर्थिंग वायर होता है, अर्थिंग हम लोग घर में देते हैं ना, उसे को ना भू संपर्क तार बोलते हैं। तो उसका क्या कार्य है? आखिर हम घर में अर्थिंग क्यों देते हैं? उस तार का क्या काम है? तो उस तार का काम का आंसर नीचे लिख दिया गया आपके सामने, भू संपर्क का क्या काम है। तो आप इसको याद करते जाएं, एग्जाम में काम आएगा। अगला सवाल देखिए, हम लोग 8 सवाल कर लिए ना, सवाल नंबर कितना है? 9 है। क्या? संयोजकता की परिभाषा दे। संयोजकता, अब आ गए हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर है ना। संयोजकता का क्या करना है? परिभाषा देना है, यानी संयोजकता क्या है। ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं याद है तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रखिए, आपको काम आएगा। अगला सवाल देखिए, 10वां सवाल, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? देखिए, कोई भी अभिक्रिया रहे, कोई भी रिएक्शन रहे, उसमें आपको एक काम जरूर करना है, एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, उदाहरण लिखना जरूरी है। उदाहरण लिखेंगे तब आपको अच्छा से क्या नंबर दे दिया जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल लिखिए, रिएक्शन क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका रिएक्शन लिखिए और इसका एग्जाम्पल लिखिए, उदाहरण लिखिए, आपका नंबर दे दिया जाएगा। हम तो ये बोलते हैं क्या कि जो रिएक्शन है, 4-5 रिएक्शन, आप उसको भी ऐड कर लीजिए, उसको भी आधे कर लीजिए, झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन से तो एक सवाल पक्का है। आप कुछ कर लीजिए, रिएक्शन से एक सवाल आएगा तो आएगा, है ना। आगे सवाल देखते हैं, क्या 9वां सवाल, 11 सवाल हम लोग आ चुके हैं ना। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? हमको बताना क्या है कि आधुनिक आवर्त नियम जो है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक लॉ है, वो क्या है, तो इसके बारे में आप बता दीजिए। अगला सवाल है, क्या 12वां, लोहे के जंग से बचाने के उपाय क्या है? लोहे के में जंग लग जाता है ना, तो उसको बचाने का उपाय क्या क्या है, आखिर हम क्या क्या कर सकते हैं उसको बचाने के लिए। तो लोहे से जंग को बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है, और भी अलग अलग तरीका है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको लिख दिया गया है। और आज का 13वां सवाल है, क्या मिश्र धातु किसे कहते हैं? उदाहरण देना है, या तो फिर क्या करना, हाँ उदाहरण ही देना है। मिश्र धातु क्या है, इसका उदाहरण देना है। मिश्र धातु क्या है इसके बारे में बताना है, और इसके बारे में आपको उदाहरण देकर लिखना है। यह है हमारा आज का 13वां सवाल। 14वां सवाल क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है? यानी कुल मिला के प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है ना। प्रकाश संश्लेषण को उस टाइम क्या क्या मिलेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पूरा हो सकेगा। इसमें ये भी सवाल आता है क्या कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण भी आपको याद करना है, वो भी साथ ले याद कर लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और उसके लिए क्या क्या जरूरी है ना। तो दोनों आपको याद हो जाएगा, आराम से नंबर मिल जाएगा। यह है हमारा आज का 14वां सवाल। 15 सवाल क्या है, क्या जालम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, जालम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसा कौन सा है जब जालम और फ्लोएम में अंतर नहीं पूछा गया है, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंस है, क्या जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना। तो जाइलम और फ्लोएम में आप अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको नीचे दिया गया है देख लीजिए। धमनी और सिरा में भी अंतर स्पष्ट करना है, दोनों बायोलॉजी से एक सवाल है क्या कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना है, धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट करना है। बस दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको नंबर पूरा नंबर दे दिया जाएगा। 17वां सवाल है, एटीपी को ऊर्जा पावर हाउस बोला जाता है ना, क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, तो इसको देखिए क्यों बोला जाता है, इसका आंसर भी नीचे लिख दिया गया है, आप इसको याद कर लीजिए। याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तब तो याद करना ही पड़ेगा। 18वां सवाल है, क्या ओजोन परत का क्या महत्व है, बताइए।
ओजोन परत बताना है, ओजोन परत का क्या महत्व है। तो ओजोन परत का महत्व के बारे में, ओजोन क्या है, ओजोन परत का क्या महत्व है, सामने लिखा दिया है सब चीज़। ओजोन परत का क्या महत्व है आप लिख सकते हैं, आपका 2 नंबर कोई भी काटने वाला नहीं है। और आज का 19वां सवाल क्या है कि ये प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। बायोलॉजी से प्रतिवर्ती क्रिया है ना, प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है इसको आपको याद करना पड़ेगा। और आज का 20वां सवाल देखते हैं क्या है, लास्ट सवाल क्या है, परितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है, डिकम्पोजर की भूमिका क्या है। यह है आज का लास्ट सवाल है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आराम से सबको याद कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।